अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं अनकट। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं, अभी तक नोटों का चक्कर लगा है। कतारें एटीएम्स के रूबरू, बैंकों के रूबरू हजारों की तादाद में दिख रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब सब जानते हैं, गोवा में एक इनाग्रेशन के दौरान अपनी स्पीच के दौरान रो बैठे, आंसू बहा दिए। कहा कि देश के खातिर उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, 50 दिन उनका साथ दे। एक बार मोदी साहब के ये दिलाजार मंजर देख लेते हैं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। प्रधानमंत्री क्या जनता को कुछ टाइम दे रही है भूख से बचने के लिए? अरे हम प्रधानमंत्री के आंसू को देखेंगे या उस विधवा के आंसू को देखेंगे जो सुबह से रात काम करके उनको वेतन नहीं मिल रहा है? हम प्रधानमंत्री के आंसू देखेंगे या 20 लाख प्लांटेशन वर्कर जिनको वेतन नहीं मिल रहा है उनकी आंसू देखेंगे? क्या ये प्रधानमंत्री की नाटकबाजी है? बृंदा कारत, सीपीआईएम की लीडर, उन्होंने जो कहा आपने सुना। प्राइम मिनिस्टर साहब जज्बात में आकर आंसू तो बहा दिए। बृंदा कारत का कहना है, कम्युनिस्ट लीडर का, कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब के आंसू देखेंगे क्या गरीब बेवा के या उन मजदूरों के जिनको अपने पैसे ही नहीं मिल रहे, उनके आंसू देखें या प्राइम मिनिस्टर के आंसू देखें? बृंदा कारत का कहना तो आपने सुना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 8 नवंबर रात 10 बजे अनाउंस कर दिया करेंसी बंद। एक और अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर का शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना, अगर सुना भी हो तो गौर नहीं कर रहे हैं। सब अभी फिलहाल नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक्सचेंज कराने में, डिपॉजिट कराने में ब्लैक मनी वाले परेशान हैं। 20% 30% से एक्सचेंज करवा रहे हैं ब्लैक मार्केट में। सब इसी के पीछे है। अब जो 30 दिसंबर के बाद शायद नया झटका आने वाला है ब्लैक मनी वालों को, वो किसी ने गौर नहीं किया है। गौर किया होगा तो भी अनजान मार दिए, लेकिन ये झटका जरूर पड़ने वाला है। और वो झटका क्या है? गोवा की स्पीच में ही प्राइम मिनिस्टर ने दोहरा दिया, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट। गौर किया है आप लोगों ने? अब 30 के बाद बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट पर शिकंजा कसेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। देखिए एक बार स्पीच और गौर करिए। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते हैं नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है,
ये संपत्ति देश के गरीब की है और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है और मैं उसको करके रहूंगा। हमने देखा है घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ काम हो, ज्वेलरी खरीदते हैं। बीवी का जन्मदिन हो, ज्वेलरी खरीदते हैं, कभी सोना खरीदते हैं। और ज्वेलर भी कोई बात नहीं, ले जाइए साहब, थैला भर करके ले आइए, ले जाइए। न बिल देना, न लेना, न कोई हिसाब रखना, कुछ नहीं साहब। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सब कैश चलता था कि नहीं चलता था? ये कोई गरीब लोग करते थे क्या? ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमने नियम बनाया कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप गहने खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ेगा ही। इसका भी विरोध हुआ था। आप हैरान होंगे, आधे से ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर, आधे से ज्यादा मुझे यह कहने के लिए आए थे कि मोदी जी ये नियम मत लगाओ। और कुछ लोगों ने तो चिट्ठी लिखित में मुझे चिट्ठी लिखने की हिम्मत की है। जिस दिन मैं उसको पब्लिक में करूंगा, शायद पता नहीं वो अपने इलाके में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोना जवेरात खरीदते हैं, हम इतना ही कहते हैं कि भाई आपका जो इनकम टैक्स का पैन नंबर है वो लिखवा दीजिए, पता तो चले कौन लेता है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना। लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते हैं नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है और मैं उसको करके रहूंगा। हमने देखा है, घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ काम हो, ज्वेलरी खरीदते हैं। गौर किया है आप लोगों ने? प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली खुलेआम गोवा के एक इनॉग्रेशन के इजलास में कह दिया ब्लैक मार्केटिंग वालों को, ब्लैक मनी वालों को, अब वो शिकंजा कसने वाले हैं बेनामी प्रॉपर्टीज पर एक एक्ट के जरिए। अब 30 दिसंबर के बाद शायद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर शिकंजा कसेंगे। आइए अब चलते हैं अनकट के अगले उन्वान पर। 8 नवंबर से सभी लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग नोटों के पीछे पड़े हुए, जबकि मध्य प्रदेश के एक गांव, विदिशा गांव में पिछले 3 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। 3 दिन से कर्फ्यू मध्य प्रदेश के विदिशा गांव में।
और वहां के गांव वालों का कहना है कि आजादी से लेकर आज तक कभी भी वहां पर कर्फ्यू नहीं हुआ विदिशा गांव में। कल के मुख्तलिफ अखबार में खबरें आई हैं, इंग्लिश, मुकामी मध्य प्रदेश के अखबार में, दूसरे अखबार में, पेजेस पर, नेशनल चैनल्स के वेब पेजेस पर सब खबरें आई हैं, लेकिन ये न्यूज ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। इस वजह से नहीं हुई कि तमाम लोग नोटों के पीछे पड़े हुए। एक बजरंग दल के वर्कर हैं दीपक का कत्ल किया गया था विदिशा गांव में 8-10 लोगों की जानिब से। उसके बाद जो हिंसा भड़की इस गांव में, दुकानें जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, मकानें जला दी गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। आज 3 दिन से इस विदिशा गांव में कर्फ्यू है। इस तमाम विदिशा गांव की हकीकत पर एक रोशनी डालते हैं वहां के मुकामी अखबारात, मुकामी चैनल्स के जरिए लिए गए विजुअल्स का हवाला देते हुए हम आज इस व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम के जरिए हमारे हैदराबाद के नाजरीन को विदिशा गांव पर एक नजर डालते हैं। देख लीजिए। हत्या के बाद बिगड़े हालात, आगजनी और पथराव, विदिशा में लगा कर्फ्यू। बजरंग दल के नगर सह संयोजक दीपक कुशवाहा की हत्या के बाद विदिशा के हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। दरअसल दीपक की शनिवार दोपहर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद शहर में तनाव फैल गया। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम को बाजार बंद कराए और रविवार को भी बंद का ऐलान किया, लेकिन हालात और ज्यादा तब बिगड़े जब मृतक दीपक के शव को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया जा रहा था। इस दौरान लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया, लेकिन ज्यादा हालात बिगड़े तो शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये तत्कालिक रिएक्शन, जिस समय भीड़ इकट्ठी हो गई थी 4-5 हजार की, उसमें से कुछ लोग जो भागे थे उन्होंने कुछ आगजनियां की हैं, जिन्हें खदेड़ा गया है बल प्रयोग से, और कुछ लोगों को पकड़ने का प्रयास भी किया गया। फ्यूनरल हो चुका है। इसमें जो घटनाएं हुई उसमें एफआईआर कायम की जा रही है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और सभी दूर फोर्स लगा दिया गया है। जनता से किसी भी अफवाहों पर ध्यान देने के लिए नहीं बताया है। अगर कोई भी व्यक्ति सूचना देता है तो तत्काल हर क्षेत्र में फोर्स मौजूद है और शांति व्यवस्था बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कर्फ्यू लगने के बाद शहर की गलियों में सन्नाटा पसर गया। कर्फ्यू लगाने के बाद प्रशासन ने दीपक का अंतिम संस्कार किया और लोगों से घरों के बाहर न निकलने की अपील की। मेरा आपके माध्यम से भी यही सबसे अपील है कि किसी प्रकार की कोई अफवाह पे ध्यान न दें और बिल्कुल शांति बनाए रखें। जल्दी हम लोग पूरी तरह से इसमें कंट्रोल कर लेंगे। अभी हमारे पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। आप लोग भी देख रहे होंगे इस समय स्थिति विदिशा में लगभग नियंत्रण की है। विदिशा में कर्फ्यू लगने के बाद हालात सामान्य हैं। पुलिस ने हत्या के 13 आरोपियों में से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल विदिशा कर्फ्यू के साए में है और प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। दीपक की हत्या के बाद हिंदू संगठनों ने पूरे शहर में कुछ इस तरह से उत्पात मचाया। हालात इतने बिगड़े कि शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, लेकिन इस हंगामे की नींव 2 दिन पहले ही पड़ चुकी थी। दरअसल दीपक बजरंग दल का सह संयोजक के साथ लकड़ी का ठेकेदार भी था। 2 दिन पहले उसका विवाद कल्लू मुर्गे वाले से हुआ था। परिजन के मुताबिक आरोपियों ने दीपक की उंगली चाकू से काट दी थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
15 दिन को छोड़ दे, एक महीने पहले मेरे लड़के का मर्डर हुआ। मृतक के परिजन और विहिप कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि पुलिस ने उल्टा दीपक को बजरिया चौकी बुलाकर डांट लगाई थी। हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपने ये घटना भी बताई है, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। जी सर, कल रात से स्थिति तनावपूर्ण थी और मार्केट बंद करवाया गया उपद्रवियों द्वारा, उसके बाद भी प्रशासन की तौर से उतनी व्यवस्था नहीं की गई। आवश्यक व्यवस्था की गई थी, आवश्यक व्यवस्था जैसे जैसे सिचुएशन अराइज होती गई। दीपक की हत्या के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद लोगों में जो गुस्सा था, शायद पुलिस और प्रशासन उसे भांपने में नाकाम रहा और शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हर फंक्शन में वो हमारा साथ देते हैं, मुस्लिम भाई भी, और हम लोग भी उनका साथ देते हैं। हम कभी तनाव वाली स्थिति आई नहीं है। केवल 1969 में दंगा हुआ था और इससे भयंकर हुआ था वो, और वो तो शायद उसके बाद पूरे उसमें फैल गया था मध्य प्रदेश में, ऐसा मुझे ख्याल है। और उसमें कई केस भी लगे थे, लेकिन हम लोगों ने मुस्लिम भाइयों को अपने घर में छिपा कर रखा था दंगे के टाइम पे भी, और उन लोगों की सुरक्षा भी की थी। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन आज जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। हमारे विदिशा में कभी भी इस तरह का माहौल आज तक नहीं बना। मैं विदिशा व्यापार महासंघ का वरिष्ठ मंत्री हूँ। हमारे व्यापारी मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सभी लोग हैं, सब आपस में मिलजुल के सारे त्योहार एक साथ मनाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव या वैसी स्थिति रही हो। बड़े बड़े देश में बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं और भी दंगे हुए हैं, लेकिन हमारा विदिशा हमेशा शांतिप्रिय रहा है। पहली बार जो हमने इस बार देखा है, ऐसा पहली बार विदिशा में हुआ। सारी एक्टिविटीज हमारे तिलक चौक से होती थी। ये मान के चलिए कि रात को आपको 2 बजे भी आना है तो तिलक चौक आपको कोई ना कोई यहाँ पे मिल ही जाएगा। लेकिन आज ये है कि सन्नाटा है, लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से भी दूर हैं। चाय गुटखा सारी चीजें हैं, मतलब जो यहाँ तो चहल पहल रात भर चलती रहती है, यहाँ 2-2:30 बजे तक, और सुबह वहाँ 3:30 बजे से चहल पहल हो जाती है। और हिंदू मुस्लिम सब लोग हम लोग मिलजुल के ही रहते हैं। कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ, जो पहली बार हुआ है ऐसा। पहले हुए हैं थोड़े छोटे मोटे, पर इतना ज्यादा नहीं हुआ। इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो हमेशा चहल पहल दिखती है। आज सुबह से बस यही है कि अंदर जाओ, बस पुलिस वाले यही कह रहे हैं अंदर जाओ, कि बाहर मत निकलो। तो ये सब देख के डर सा भी लग रहा है। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी डरते हैं। पुलिस और RAF का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। मजिस्ट्रेट्स भी वहां लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शहर में इस समय जो स्थिति है वो काफी कुछ नियंत्रण में है। मेरे ख्याल से आपने भी जो भ्रमण किया होगा उसमें ये पाया होगा कि स्थिति अब काफी कुछ नियंत्रण में है। और कल हम लोग इसकी फिर समीक्षा करेंगे कि कर्फ्यू को किस तरह से आगे जारी रखना है या कितनी छूट देना है। इस पे कल हम लोग फिर से एक बार समीक्षा करेंगे, उसके उपरांत इस पर निर्णय लेंगे। जहां वहां उपस्थित पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको बताया और उसके बाद वो अस्पताल जा सकता है। तो इस पे सब पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि कितनी छूट दी जाए, कब दी जाए। इस पे लगातार समीक्षा भी चल रही है और अंतिम समीक्षा हम कल सुबह करेंगे, उसके बाद ही। ये थी मध्य प्रदेश के विदिशा गांव से बंसल चैनल के हवाले से हमने ये खबर आपको पेश की है। आइए अब चलते हैं अनकट के अगले उन्वान पर। अब हम बात करेंगे मुंबई के MIM के शेर वारिस पठान के बारे में। मस्जिद में लाउडस्पीकर को बैन करने के लिए मस्जिद को बंद करने का एक मंसूबा बनाते हुए वारिस पठान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चंद समाज अनासिर अफराद ने कुछ कोशिश की, उस पर पुलिस ने मुदाखिलत की। पुलिस भी उनका साथ देते हुए ऐसा दिखाई दिया कि मस्जिद में लाउडस्पीकर को बंद करने की कोशिश की गई। तो मुंबई के MIM के MLA मुंबई के शेर ने मुदाखिलत की और पुलिस से की हुई तकरार को आप एक नजर देखिए। मैं वहाँ पर आकर के बोल रहा हूँ। मैं देशमुख साहब, बहुत कंट्रोल में चलता हूँ, याद रखना। मैं अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कानून का कभी उल्लंघन नहीं किया। मैं कानून का उल्लंघन नहीं किया। ये मेरे लोग हैं, ये लोग शरीफ लोग हैं, अपने यहाँ में 40 साल से रह रहे। इनको कोई परेशान नहीं करना। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे 40 साल से, मस्जिद को बंद करने की कोशिश नहीं करना।
लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश नहीं करना, और ऐसा रात को जूता पहन के घुसने का। औरतों के घर में, औरतों के रूम में घुसा है, औरतों ने बोला है कोई घुसेगा। देखो, हम लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम कायदे कानून में रह के बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप अन्याय करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, दादागिरी करेंगे, तो देशमुख साहब हम लोग की बात फिर छोड़ दो। सही बात है, जो कानून का फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, हम खड़ा रहेंगे। तुम मारो गोली, तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग, कोई कुछ नहीं डरते नहीं है। बात सुनो, मस्जिद जैसा चल रही है चलने दो, लाउड स्पीकर जैसा चल रहा है चलने दो, 10 बजे तक परमिशन है अपने को सब। अगर कोई दादागिरी करने आता है, अपन अपने हिसाब से बात करेंगे, मगर कोई तुम लोग दादागिरी नहीं करना, हाथ में कानून व्यवस्था को नहीं लेना। मगर तुम लोग कायदा कानून को खराब नहीं करना, प्यार से चलो, प्यार से अपने को आगे बढ़े। और मस्जिद को ये लोग अपने को परेशान नहीं कर रहे। साहब ने क्या बोला, हमको लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारा मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लेंट कोई किया तो आए, लेकिन खामोश रहे। अपने को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपना फर्ज बनता है, अपन कायदे कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। लेकिन अगर डिस्टर्ब करेगा कोई अपनी मस्जिद पे लाउड स्पीकर पे, तो अपन प्रशासन के साथ बात करेंगे, अपने को आता है कैसा करना। जब तक इन लोग का मिस्टेक नहीं, और जो भी दलवी है जिसने अगर मेरे बारे में कुछ बोला है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 दलवी आया गए, मगर वारिस पड़ल था, है, रहेगा। मैं वहाँ पर आकर के बोल रहा हूँ। मैं देशमुख साहब मैं चलता हूँ, याद रखना, मैं अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कानून का कभी उल्लंघन नहीं किया। मैं कानून का उल्लंघन नहीं किया। ये मेरे लोग हैं, ये लोग शरीफ लोग हैं, अपने यहाँ 40 साल से रह रहे, इनको कोई परेशान नहीं करना। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे 40 साल से, मस्जिद को बंद करने की कोशिश नहीं करना, लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश नहीं करना, और ऐसा रात को जूता पहन के घुसने का। औरतों के घर में, औरतों के रूम में घुसा है, औरतों ने बोला है कोई घुसेगा। देखो, हम लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम कायदे कानून में रह के बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप अन्याय करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, दादागिरी करेंगे, तो देशमुख साहब हम लोग की बात फिर छोड़ दो। सही बात है, जो कानून का फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, हम खड़ा रहेंगे। तुम मारो गोली, तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग, कोई कुछ नहीं डरते नहीं है। बात सुनो, मस्जिद जैसा चल रही है चलने दो, लाउड स्पीकर जैसा चल रहा है चलने दो, 10 बजे तक परमिशन है अपने को सब। अगर कोई दादागिरी करने आता है, अपन अपने हिसाब से बात करेंगे, मगर कोई तुम लोग दादागिरी नहीं करना, हाथ में कानून व्यवस्था को नहीं लेना। मगर तुम लोग कायदा कानून को खराब नहीं करना, प्यार से चलो, प्यार से अपने को आगे बढ़े। और मस्जिद को ये लोग अपने को परेशान नहीं कर रहे। साहब ने क्या बोला, हमको लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारा मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लेंट कोई किया तो आए, लेकिन खामोश रहे। अपने को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपना फर्ज बनता है, अपन कायदे कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। लेकिन अगर डिस्टर्ब करेगा कोई अपनी मस्जिद पे लाउड स्पीकर पे, तो अपन प्रशासन के साथ बात करेंगे, अपने को आता है कैसा करना। जब तक इन लोग का मिस्टेक नहीं, और जो भी दलवी है जिसने अगर मेरे बारे में कुछ बोला है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 दलवी आया गए, मगर वारिस पड़ल था, है, रहेगा। मुंबई के MIM के रुकने असेंबली मुंबई के चेयर वारिस पठान ने मुसलमानों के खातिर खुलेआम धमकी दे दी। किसी ने मुदाखलत की, मस्जिद को बंद करने की कोशिश की या फिर लाउड स्पीकर को बंद करने की कोशिश की, तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून के दायरे में रह के कानून का साथ देते हुए हम मुकाबला करेंगे। खुलेआम पुलिस को चुनौती। ये थे मुंबई के शेर वारिस पठान की न्यूज हमने आपको बताई। आखिर में अनकट का आखिरी उन्वान, ये भी MIM के वेब पोर्टल के जरिए हम एक इत्तला देना चाहते हैं। अच्छी इत्तला है, लोगों के फायदेमंद इत्तला है, काम आने वाली इत्तला है, इसलिए हम ये बता रहे हैं आज हमारे अनकट प्रोग्राम के जरिए।
एमआईएम का वेब पोर्टल के जरिए जो न्यूज दी गई है आवाम के फायदे के लिए है। देखिए और अमल करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं सो रहा था तो मेरे पास में महाराष्ट्र से कई लोगों ने व्हाट्सएप किया है और मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए वीडियो बना रहे हैं लोग और उसके अंदर अपशब्द यानी कि गलत बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो ये सब ना करें। अगर आप ये करेंगे तो ये कंफर्म है कि आप लोग ट्रबल में आ सकते हैं। महाराष्ट्र से कई लोगों को अभी पुलिस ने उठाया है और उन पे केस बुक किया है साइबर एक्ट की धारा के अंतर्गत। तो आप में से मैं सभी को ये कहना चाहूंगा इस वक्त कि आप ना तो ऐसे वीडियो बनाएं और ना ऐसे वीडियो को शेयर करें जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई हो। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, और अगर करते हैं तो इससे आपके माँ बाप भाई बहन कोई भी हो वो ट्रबल में परेशानी में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस उठा के ले जाती है, तो ऑब्वियस है कि हमारी फैमिली परेशान होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज आप शेयर करें, सभी लोगों को वायरल करें, जिससे कि कोई भी ऐसे गलत कदम को ना उठाए और ऐसे गलत वीडियो को शेयर ना करे। शुक्रिया। ये एमआईएम वेब चैनल पोर्टल चैनल है, लोग कंफ्यूज मत होइए। ये कोई एमआईएम जमात का ऑफिशियल चैनल नहीं है। एमआईएम माइनॉरिटीज का एक न्यूज एंड एंटरटेनमेंट करके वेब चैनल है। अक्सर ये अच्छी मैसेज देते हैं। ये मैसेज आज जो इन्होंने दी वो हमें अच्छी लगी, इसीलिए हमने हमारी प्रोग्राम के जरिए आवाम तक पहुंचा दी। ये कोई एमआईएम जमात का ऑफिशियल चैनल नहीं होता है, सिर्फ नाम एमआईएम चैनल है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। ये थे हमारे आज के अनकट के तमाम उन्वानात हमने आपके सामने रखे हैं। यहां पर ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरी हाजिर होंगे और हमारा डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।